स्वागत है आपका मैकेनिक्स जो हम लोग एडवांस सीरीज डिवीजन में कर रहे हैं उसके लेक्चर में। अब जो हम लोग लेक्चर करेंगे ये आज का एडवांस सीरीज का 9th लेक्चर है। अब जो हम लोग लेक्चर करेंगे ना उसमें मैकेनिक्स बेसिक पढ़ ली हम लोग, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, ये कर लिया। बचा क्या है? कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, रोटेशन। इतना और जो पढ़ चुके हैं सबको मिला के क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। तो अब जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इतने बातों में से कहीं से भी हो सकता है, मतलब पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर तक जो पहला बुक है 11th का उसमें से कहीं से भी हो सकता है, उसको हम लोग करेंगे। और अब हम लोग का दो सोर्स होगा, एक जेईई एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस और दूसरा एसएस क्रोटो। तो अगले 4-5 लेक्चर हम लोग इसके ऊपर सवाल करेंगे। दो चीज है, पहला जैसे आज का लेक्चर मैकेनिक्स का है, L10 जो होगा वो क्लास 12 वाले पोर्शन का होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का करेंगे। फिर 11 में मैकेनिक्स करेंगे, फिर 12 में इस तरह करके हम एक 11th वाले मैकेनिक्स करते रहेंगे, एक उधर का, ठीक है। फिर जब 5 लेक्चर हो जाएंगे मैकेनिक्स के, फिर मुझे एक लेक्चर ग्रेविटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाना है, वो पढ़ाऊंगा। फिर एक लेक्चर इलास्टिसिटी का होगा, फिर केटीजी थर्मो, ठीक है, एक सिलसिले बाद। तो शुरू करें मैकेनिक्स के। तो हम लोग क्रोटोव के क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें हम लोग 1.4 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.5, 1.6 करना है। पहले मैं 1.5 करवा देता हूँ, फिर 1.6 और 1.7। आज 3 सवाल करेंगे और एक सवाल हम लोग जेईई एडवांस 2020 का करेंगे। तो पहले कौन सा कराऊं? जेईई एडवांस 2020 वाला, पहले क्रोटोव। चलिए तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 1.5 लिखिए मेरे साथ। प्रॉब्लम 1.5 लिखिए। Two bodies move in straight line towards each other. Two bodies move in straight line towards each other. Towards each other. At initial velocities v1 and v2 and with constant accelerations A1 and A2 directed against velocity, full stop. Find maximum initial separation जिसको Lmax कहा गया है। Find maximum initial separation Lmax between the bodies for which they meet during the motion. आसान सवाल है, 5 मिनट का समय आप लोग के पास, ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आसान क्वेश्चंस में से एक। टू बॉडीज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये मान लेते हैं 1 है, ये इधर जा रहा है v1 से और ये इधर आ रहा है v2 से, तो एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इनिशियल केस ये है, कह रहा है कि इनिशियल मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो ताकि, अच्छा वो कह रहा है इस पे एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, इसका क्या मतलब? इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, और इस पर एक्सेलरेशन इधर लग रहा है A2, तो इसका वेलोसिटी भी घटेगा, ठीक है। फाइनली दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए? जस्ट जब 0 होना तब वो मीट कर ले, उतना ही मैक्सिमम रख सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा रखेंगे
तब वेलोसिटी इसका पहले ही 0 हो जाएगा, इसका भी पहले ही 0 हो जाएगा, तो मीट नहीं कर पाएगा। तो एल मैक्स के लिए कंडीशन क्या होगा कि when they meet they will have zero velocity, they will have zero velocities। तो फाइनली दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। हम लोग रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट से इक्वेशन लिख लेते हैं, आसान पड़ेगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। मैं रिलेटिव डिस्टेंस पूछ रहा हूं, तो इनिशियल मतलब टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले तो एल मैक्स डिस्टेंस पे था दोनों, फाइनली यहां आ गया, तो डिस्टेंस कितना चेंज हुआ रिलेटिव, एल मैक्स। इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव v1 प्लस v2, दोनों एक दूसरे की तरफ है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगा, और एक्सलेशन रिलेटिव a1 प्लस a2, क्योंकि दोनों अपोजिट में है लेकिन माइनस में, क्योंकि रिटार्डेशन है दोनों के लिए, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखेंगे, इक्वेशन आप यूज कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, 0 u स्क्वायर, तो v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्सलेशन कितना माइनस a1 प्लस a2 इंटू s कितना l मैक्स, देयरफॉर l मैक्स हो जाएगा, इसको इधर भेज दिए और फिर डिवाइड कर दिए, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2। देखो एक तरीका तो ऐसा है, लेकिन अगर आप में से कोई चाहे, कोई बनाए हो दूसरे तरीके से, ऐसे सब लोग बनाए, बिना रिलेटिव वेलोसिटी के भी बना सकते हैं, बिना रिलेटिव वेलोसिटी के भी इसको बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात थोड़ी होगी। फाइनली इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0, तो उसमें t टाइम लगा, अगर हम लोग यहां बनाए विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा पहले इसको लिखो, फिर सेकंड मेथड से बनाएंगे, देखो इसको, तो देखिए एल मैक्स निकालने का एक और तरीका हो सकता है कि दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखे, इसका डिस्टेंस s1, इसका डिस्टेंस s2, उसको ऐड करके, तो इसका डिस्टेंस s1 कितना होगा, देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर बाय 2a, s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a, और a माइनस a1 लिखेंगे, तो s1 हो जाएगा v1 स्क्वायर बाय 2a1, इस तरह s2 हो जाएगा v2 स्क्वायर बाय 2a2, तो L मैक्स हमारा हो जाएगा S1 प्लस S2, दोनों को ऐड करेंगे, तो v1 स्क्वायर बाय 2a1 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2a2। एक इक्वेशन हम लोग और देखेंगे, इसके लिए S2 है, इसको यहां से यहां तक आने में टाइम t लगा, उतने टाइम में ये भी यहां से यहां आ रहा है, क्योंकि मोशन एक ही इंस्टेंट पे शुरू हो रहा है और फाइनली वो मीट कर रहे हैं। मान लीजिए 3 बजे ये चलना शुरू किया, ये भी उसी समय चलना शुरू किया, और 5 बजे मिल लिए, तो रेस्पेक्टिव ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये कितना देर चला, 2 घंटा, ये भी कितना देर चला, 2 घंटा, टाइम सेम है। तो इसके लिए टाइम क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाय ए, तो उससे आ जाएगा v1 बाय ए, a1, इसके लिए क्या हो जाएगा v2 बाय a2, दोनों टाइम सेम है। हम लोग यहां से लिख लेते हैं एक चीज, v1 a2 इज इक्वल्स टू v2 a1 इज इक्वल्स टू k मान लेते हैं, ताकि बहुत लंबा कैलकुलेशन आ जाए। और अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लें, तो 2a1 a2 एलसीएम हो जाएगा, v1 स्क्वायर a2 प्लस v2 स्क्वायर a1। अब एक्चुअली देखिए आंसर तो इस फॉर्म में भी ठीक है, क्योंकि जो भी आंसर होना चाहिए वो उन्हीं पैरामीटर्स में होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, v1 v2 a1 और a2, ये तो वही आंसर लिखा हुआ है, उसी फॉर्म में है ना। कोई थर्ड वेरिएबल है, कोई फिफ्थ वेरिएबल है क्या, 4 वेरिएबल थे, कोई 5वां वेरिएबल तो नहीं यूज किया, तो आंसर यहां भी सही है। लेकिन क्या अगर ऑप्शन में जो पहले लिखा हुआ था ऑप्शन में वही है, ये तो खैर सब्जेक्टिव वाला बुक है, ऑब्जेक्टिव वाले बुक में ऑप्शन में मान लीजिए वही होता तो उस आंसर तक हमें पहुंचना पड़ता, पर उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे अब थोड़ा सा। तो वो मेहनत ऐसे होगा कि देखिए एक v1 a2 जो है इसमें से उसको हम लोग k समझ लेंगे, और इसमें से एक v2 a1 को k समझ लेंगे, तो k बाहर, तो यहाँ पे एक v1 बच गया और इधर में एक v2 बच गया, अपॉन 2a1 a2। अब क्या कीजिए v1 प्लस v2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए,
क्योंकि हमें v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर लाना था। तो ये हो गया v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर इनटू k अपॉन 2 और ये a1 a2 उसमें भेज दीजिए। तो 2a1 a2 v1 सॉरी 2 प्लस a1 a2 v2। अब देखिए यहां पे v1 a2 ये हो गया k और v2 a1 ये भी क्या हो गया। तो इन दोनों को k लिख के बाहर निकाल के k काट देंगे। तो v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस ये हो जाएगा हम लोग का L मैक्स। तो इस मेथड से भी आप इस आंसर तक पहुंच सकते थे, सिंपल, बिना रिलेटिव वेलोसिटी। जो क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व हो सकता है वो बिना तो उसके भी हो ही सकता है। ये था 1.5 वेरी इजी क्वेश्चन। आगे हम लोग करते हैं 1.6, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। 1.6 और 1.7 आज के लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाला है और एक जेईई एडवांस वाला भी। आज के तीनों क्वेश्चन बाकी जो है बहुत अच्छे हैं। पहले इसको लिखिए फिर 1.6 करेंगे। चलिए तो अगला सवाल हम लोग करते हैं 1.6। 1.6 पहले तो बहुत लंबा सा कोई सवाल है, पहले लिख लो क्योंकि 1.6 में क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर भी नहीं है। क्वेश्चन 1.6 से लिखिए, two steel balls fall freely on an elastic slab. Two steel balls fall freely on elastic slab. Fall freely on elastic slab. Elastic slab का मतलब कि जितने वेलोसिटी से वो इम्पैक्ट करेगा उतने वेलोसिटी से रिबाउंस हो जाएगा। फुल स्टॉप। The first ball is dropped from a height h1 is equals to 44 centimeter. The first ball is dropped from a height h1 is equals to 44 centimeter. And second, ये फर्स्ट बॉल है, इसको ड्रॉप किया है कितने हाइट से 44 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड बॉल is dropped from h2 is equals to 11 centimeter t1 second after the first ball, मतलब इसके t1 सेकंड बाद एक दूसरे बॉल को ड्रॉप किया। ठीक है, ये सेकंड बॉल को फुल स्टॉप। आफ्टर द पैसेज ऑफ t2 टाइम, आफ्टर द पैसेज ऑफ T2 time, the velocities of the ball coincide in magnitude and direction. The velocities of the ball coincide in magnitude and direction. Coincide in magnitude and direction. Full stop. दो पार्ट है सवाल के। पहला, determine the time tau. अब इस प्रिंटिंग में क्या हो गया ना, सब जगह टाउ हो गया है। तो एक्चुअली यहां t1 था, यहां t2 था, यहां टाउ था। डिटरमिन द टाइम टाउ, और इसमें लैंग्वेज से ऐसे लिखा नहीं, वो टाइम टाउ क्या है, ऑफ पीरियड ऑफ रिपीटिशन ऑफ दिस कोइंसिडेंस। ठीक है,
period of this coincidence, and second, interval of this coincidence. Interval of this coincidence. ये सही था क्वेश्चन का लैंग्वेज। तो इसमें लैंग्वेज सही नहीं था, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। अब इस सवाल को समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा समझने वाला है, इसमें ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो बढ़िया से अगले 10 मिनट तक समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं, अच्छा पहले आप ट्राई करेंगे? ठीक है, ठीक, 5 मिनट ट्राई कर लीजिए। पहले क्वेश्चन चेंज हो गया ना, तो आप लोग पहले 5-10 मिनट ट्राई कर दीजिए, फिर ट्राई करेंगे। ठीक, चलो ये सीखो पहले अभी। चलो देखिए, मैं थोड़ा हेल्प करूं। अच्छा ये पहले बताओ कि ये यहां से गिरेगा और जब यहां पहुंचेगा तो कितने वेलोसिटी से पहुंचे और कितने टाइम में पहुंचेगा, निकाल सकते हैं? ये यहां से गिरेगा, कितने वेलोसिटी से पहुंचे और कितने टाइम में, निकाल सकते हैं? निकालते हैं। इसका वेलोसिटी v नॉट कितना होगा? √2gh, और h की वैल्यू कितनी है? 0.11। 11 सेंटीमीटर मतलब 0. तो 0.22 g इसका वेलोसिटी होगा, और कितने टाइम में पहुंचे उसको t नॉट कह लेते हैं, क्योंकि ये सब टाइम t सब ऑलरेडी यूज है, मैं t नॉट लिखूंगा। तो ये कितना होगा? √2h/g, √2h, तो 0.22/g। ठीक है, और सेम बात अगर इसके लिखे तो कितने टाइम में पहुंचेगा? टाइम लिखेंगे t डैश, तो √2 इंटू हाइट 44 है, 0.44/g। इसमें से 4 बाहर निकालो तो 2 बन के बाहर आएगा, बाकी बचेगा 2t नॉट। सिंपली हाइट चगुना हो गया, तो हाइट के रूट पे डिपेंड करता है, इसलिए टाइम t नॉट हो जाएगा, और वेलोसिटी v डैश कितना हो जाएगा? 2v। अब अगर मैं कहूं कि इसके मोशन को आप ग्राफिकली प्लॉट कर दो, कर सकते हैं? ग्राफिकल प्लॉट करके देखिए। हम लोग बना रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का बात किया, तो कौन सा ग्राफ बना रहे हैं हम लोग? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक स्टेप आते हैं तो कुछ शांत करके, चलिए अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए। अच्छा मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छे से आता है, ठीक है, फिर भी मैं बताऊं कि बेसिक से कि डायरेक्ट बनाते चलो, बनाते चले ना। ये क्लास 11 टाइप बुतरू टाइप नहीं ना, कि ये देखिए भाई ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, वैसा टाइप में नहीं बताऊंगा। क्वेश्चंस बता दें आप? ये टाइम इंटरवल ले लिए। अब देखिए वेलोसिटी, पहले इसका वेलोसिटी क्या है? 0, फिर नेगेटिव में क्योंकि नीचे आ रहा है, यहां पहुंच के वेलोसिटी कितना? 2v नॉट, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया क्योंकि फ्री फॉल में एक्सलेरेशन कांस्टेंट होता है, तो 0 से 2t नॉट यहां तक। ये थोड़ा सा अप टू द मार्क नहीं है, ये एंगल ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद ये इधर रिवर्स हो गया, तो वेलोसिटी 2v नॉट हो गया, फिर यहां तक जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, 4t नॉट टाइम में, यहां से नीचे आने में 2t नॉट, जाने में भी फिर नीचे आएगा, तो यही वाला कंटिन्यू के यहां तक, फिर टकराएगा, अच्छा ये यहां से नहीं, 70 नहीं, ठीक तो था 80 नॉट से, 70 नॉट लिखा है, 2t नॉट का है ना, एक तो है 10t नॉट से। ये जो आखिरी है कितना है? 14t नॉट। ठीक है, ये किसके मोशन का ग्राफ है? पार्टिकल 1 के।
अगर पार्टिकल 2 के मोशन का मैं ग्राफ बनाऊं और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो पहला ग्राफ मैं बना रहा हूं उसमें T1 जीरो है, T1 जीरो है, मतलब T1 क्या था? वह टाइम जिसके बाद सेकंड बॉल को ड्रॉप किया गया था, वह टाइम जिसके बाद सेकंड बॉल को ड्रॉप किया गया था, वह जीरो मान ले, तो दोनों को एक ही टाइम पे ड्रॉप किए हैं, तो उसका ग्राफ कैसे? मैं ये मान रहा हूं, फिर मैं आगे शिफ्ट करके दिखाऊंगा उसको। तो ये भी उसी इंस्टेंट पे गिराया गया, तो मतलब इसी ग्राफ में यहीं से शुरू होगा। तो देखिए ये यहां से जीरो से आएगा कितना वेलोसिटी तक? v0 तक। तो इसी ग्राफ के ऊपर दिखाएंगे ऐसे v0 तक, यहां तक, फिर t0 पे वो टकरा जाएगा, तो यहां पे दिखाएंगे ऐसे। तो मैं दिखाऊं, देखो ये देखिए ऐसे t0 तक, ग्रीन वाला ग्राफ जो है, फिर ये ऐसे 3t0 तक जाएगा, 4t0 से 5t0 तक, समझ पा रहे हैं आप लोग? 7t0 से 9t0 तक, 9t0 से 11t0 तक, 11t0 से 13t0 तक, और फिर 13t0 से 14t0 तक, ये 15t0 तक इस तरह। अब वो ग्राफ समझ में आ रहा है थोड़ा सा अच्छे से? अब जब पहला केस हमने लिया कि T1 जीरो ले लिया, तो T2 वह टाइम था जब दोनों का वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम हुआ। सुनिएगा ध्यान से, जब T1 हमने जीरो लिया तो इसकी वेलोसिटी कितनी? जीरो, इसकी भी कितनी? और एक ही साथ ड्रॉप कर रहे हैं, एक ही साथ का मतलब T1 क्या हो गया? जीरो। और T2 वह टाइम है जब दोनों का वेलोसिटी सेम होता है, तो बिना कोई टाइम लैप्स से वेलोसिटी सेम है। देखो मतलब इस केस में जो ग्राफ बनाया हुआ है, इस केस में T1 भी क्या है? जीरो है, और T2 भी क्या है? जीरो। इस ग्राफ समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? फिर से समझिए, T1 क्या था? दोनों बॉल के ड्रॉपिंग का टाइम के बीच का गैप, तो हमने एक ही साथ ड्रॉप कर दिया, तो T1 जीरो हो गया। और T2 क्या था? वह टाइम जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाता है, तो एक उसी टाइम जैसे ही ड्रॉप करे तो उसी टाइम वेलोसिटी जीरो था, सेम ही रहेगा। देखिए सेम ही रहेगा। इस कंडीशन में अगर पूछा जाए, पहला सवाल क्या था? डिटरमिन टाइम टाउ ऑफ पीरियड ऑफ रिपीटिशन ऑफ दिस कोइंसिडेंस, मतलब वह टाइम बताइए जिस टाइम के बाद रिपीटिशन रिपीट होता है। सोचिए पीरियड किसका? टाइम पीरियड किसका? रिपीटिशन का। मतलब जब वेलोसिटी सेम हो रहा है वो कब कब रिपीट हो रहा है, समझिए जरा। देखिए 0 से t0 तक ये सेम था वेलोसिटी, फिर कहां से कहां सेम हुआ? 3t0 से, फिर कहां सेम हुआ? 7t0 से। मतलब वेलोसिटी कोइंसिडेंस अगर लिखा जाए, वेलोसिटी कोइंसिडेंस लिखा जाए तो क्या होगा? 0 से t0, फिर 3t0 से 5t0, फिर 7t0 से 9t0, फिर से 13t0। तो अगर मैं पूछूं किस टाइम के बाद बार बार वेलोसिटी रिपीट हो रहा है, तो 0 से t0 तक देखो सेम था, उसके बाद क्या हुआ? कितने देर बाद रिपीट होना शुरू हुआ? 2t0 के बाद से, मतलब t0 में 2t0 जोड़ो तो 3t0 से 5t0 तक सेम रहा। तो ये सेम रहना कितने देर बाद शुरू हुआ? 2t0। फिर 5t0 तक सेम था, फिर सेम नहीं है, फिर कब जाके सेम हो रहा है? 7t0। मतलब कितने देर बाद फिर सेम होना शुरू हुआ? 2t0। तो 7t0 से 9t0 तक सेम था, फिर कितने देर बाद हुआ? 2t0। 11t0 से 15t0 तक सेम था। ठीक है, मतलब कितने देर बाद ये रिपीटेशन शुरू हो रहा है? नहीं, तो एक इससे थोड़ी काउंट करेंगे, इससे अगर इनिशियल टाइम से काउंट करें
मतलब शुरुआत कब हो रहा है, रिपीट होना शुरू कब हो रहा है, कितने देर तक नहीं रह रहा वो नहीं, शुरुआत कब हो रहा है। मतलब फिर समझिए एक बार, 0 से t0 तक सेम था, फिर 3t0 से 5t0 तक सेम था, फिर 7t0 से 9t0 तक सेम था। तो अब यहां से चलिए 3t0 पे सेम होना शुरू हुआ, फिर कहां सेम होना शुरू हुआ, 7t0 तक। 3t0 से वेलोसिटी सेम होना शुरू हुआ, फिर कहां शुरू सेम हुआ, फिर 11t0 तक। पीरियड तो ऐसे पूरा एक ऑसिलेशन, पूरा एक का पीरियड मतलब इनिशियल से इनिशियल तक का पीरियड मतलब होता है पूरा एक ऑसिलेशन का। समझिए फिर से यहां 3t0 पर दोनों का वेलोसिटी v0 और पॉजिटिव था। इस इंस्टेंस पे ठीक समझ पा रहे बात, वेलोसिटी घटा 4t0 पे दोनों का वेलोसिटी 0 हो गया, फिर कितने पे 5t0 पे नेगेटिव हो गया, फिर अलग अलग हो गया, फिर 7t0 पे जाकर के फिर से v0 पर। तो ये रिपीटेशन जो हो रहा है कितने इंटरवल के बाद शुरू हो रहा है, 4t0 पर, है ना। मैंने यहां से गैप में ले लिया था 5t0 से 7t0 तक गैप, मतलब कितने देर बाद शुरू हुआ 2t0, लेकिन पीरियड ऑफ रिपीटेशन, समझ रहे हैं, पीरियड ऑफ रिपीटेशन का मतलब वो पूरा एक ऑसिलेशन, मतलब यहां से यहां चीज रिपीट हो रहा है, ये चीज 4t0 का। तो पहला क्या पूछा, डिटरमिन टाइम टाउ ऑफ पीरियड ऑफ रिपीटेशन ऑफ दिस कोइंसिडेंस, सो दिस इज हाउ मच 4t0। एंड दूसरा क्या पूछा था, इंटरवल ऑफ दिस कोइंसिडेंस, मतलब ये जो कोइंसिडेंस है कितने देर तक है, तो वो कितने देर तक है, देखो 3t0 से 5t0 तक, 7t0 से 11t0 से 13t0, पहले वाले केस को छोड़ करके, क्योंकि वो तो शुरुआत था। तो ये है 2t0। अब आप कहेंगे सर ये तो एक पर्टिकुलर केस था आपका, t1 0 t2 भी 0, तो कोई दूसरा केस लेके बताइए कि यही आंसर होगा, दूसरा केस लेके समझिए। अब इस ग्रीन वाले ग्राफ को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ग्रीन वाले ग्राफ को थोड़ा सा शिफ्ट कर दे, यहां लेते हैं, तो फिर कहीं मैच नहीं करेगा, मैचिंग होगा कहीं भी, ये सारी लाइन तो इक्वल स्पेसिंग पे है। आप समझ पा रहे हैं, आप वो देखिए वो एक लकड़ी का ऐसा बसा बना होता है जिगजैग टाइप का, समझो वही जिगजैग है। इसको अगर मैं थोड़ा सा यहां तक डिस्प्लेस कर दूं तो कहीं भी जिगजैग मैचिंग होगा, नहीं होगा ना, पक्का। कितना डिस्प्लेस कर तो मैचिंग का संभावना है t0, ठीक। t0 अगर मैचिंग करते हैं तो संभावना बन सकता है। तो इस ग्राफ को t0 पे लेके बनाइए। t0 वह टाइम होगा जब रिलीज किया है, मतलब t1 का वैल्यू हो जाएगा t0। इसको यहां रिलीज किया तो इसको कितना देर बाद, t0 टाइम के बाद। फिर t2 भी आप निकाल सकते हैं कितने देर बाद वेलोसिटी सेम हुआ उस केस में, और फिर कितना देर सेम रहा, कैसा रहा, सेम चीज आएगा आंसर। अब मैं चाहूं तो फिर से यही ग्रीन वाला ग्राफ यहां से ऐसे करके बना के दिखा सकता हूं, वो सेम आएगा, लेकिन मैं इसी में ब्लू में बना दूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि t0 पे ऐसा हुआ, देखिए ब्लू में बना रहा हूं, तो t0 से 2t0 तक, देखो इसी को यहां पैरेलल शिफ्ट कर दिए। अब ये वाला पैरेलल यहां शिफ्ट होगा, तो कहां से बनाएंगे उसको, 2t0 से 4t0 तक, 2t0 अच्छा ठीक है ना, यहां तक किए, फिर यहां से यहां तक, नहीं 60 तक, फिर आगे 6t0 से 8t0, लेकिन ये कोइंसाइड नहीं करेगा ना, हाँ मतलब इससे इस केस में कोइंसाइड नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसा कह रहा है कि कोइंसाइड जब हो रहा है तब, मतलब t1 t2 तो वेरिएबल्स है, उसकी वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, तो इस केस में नहीं करेगा, ठीक है। कब करेगा फिर, अगर t1 कितना ले हम लोग 2t0 यहां शिफ्ट कर दे तो, ठीक है, तो ये यहां आ जाएगा ऐसे, ये वाला तो यही रिपीट हो जाएगा ऐसे, बाकी पूरा सेम ही रिपीट हो जाएगा, ठीक है, एक वाला इसका शिफ्ट होगा, समझ गए। तो बेसिकली इस साल में पूछा गया था डिटरमिन टाइम t ऑफ पीरियड ऑफ रिपीटेशन ऑफ दिस कोइंसिडेंस, कितने टाइम बाद रिपीट हो रहा है बार बार, कितने टाइम बाद, 4t0 के बाद। और ये भी हमेशा नहीं होगा, ये भी t1 t2 के स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए होगा, और वो कितना होगा 4t0, मतलब 4 और t0 कितना है
ये मतलब अंडर रूट 2h2/g है ना, 4t0 और t0 क्या है ये, और ये है 2 टाइम्स ऑफ h2, या इसी को हम लोग लिखना चाहे तो 4 और इसके टर्म में लिखें तो, और पहले मैं इस वैल्यू को लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है 4 और t0 कितना है 0.22/g। एक 2 अंदर निकाल दे। इस एक 2 को अंदर भेज दो तो 4 बन के जाएगा 0.88/g हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 2h1/g लिख सकते हो उसको। ठीक है, समझ पाए क्या लिखे? उस तरह इस 2t0 को क्या लिख सकते हैं, मतलब आंसर एक्चुअली इसका ना एक ऑब्जेक्टिव बुक भी है, उसमें ऑप्शन दिया रहता है, तो इसलिए ये ऑप्शन में था 2t0 के फॉर्म में बताइए क्या लिखेंगे। अच्छा तो ये लिख दिया, t0 हो गया ये, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2h2/g या 2 अंडर रूट 2h2/g या अंडर रूट 2h1/g। ये इस सवाल का आंसर होगा, इंटरवल ऑफ दिस कोइंसिडेंस। तो इस सवाल में ये दो बात पूछा गया था कि कितने देर के लिए कोइंसाइड करेगा और कितने टाइम बाद वो रिपीट करेगा कोइंसिडेंस फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ t1 एंड t2। ठीक है, क्लियर? तो ये एक अंडरस्टैंडिंग का बहुत अच्छा सवाल था 1.6, इसको लिखिए, फिर 1.7 करेंगे। अगला सवाल 1.7। हालांकि 1.7 क्वेश्चन चाहे तो आप नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ज्यादा क्लियर है नहीं कि समझाना क्या चाहते, वैसे क्लियर है। मैं जब कहूँगी क्लियर नहीं मतलब आपको पढ़ के समझ में नहीं आएगा इन जनरल, और मैं क्योंकि एक बार बना के आता हूँ तो हमको समझ में आता है एक बार में, तो वो बात नहीं सोचना है, इसलिए मत लिखिए क्योंकि क्वेश्चन लिख के क्यों ही टाइम बर्बाद करना। अभी मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे आप लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक इस तरह से हेमीस्फेरिकल या स्फेरिकल सरफेस है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस r दिया हुआ है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं ऐसे। Small ball with zero initial velocity fall from a height h is equals to r/8। एक हाइट से फॉल करा, इसलिए कितना है r/8 नियर द वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब इसका ये जो वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा ना, उससे पैरेक्स, ठीक है, इसका यहां का ही सेंटर होगा, ये पूरा लेंथ कितना होगा रेडियस, इससे वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कहेंगे, इसके नियर यहां से फॉल कर रहा है। तो मैं बहुत नियर बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं यहां से गिरा देता हूं। वो लेकिन नियर है, ये डिस्टेंस बहुत क्या है, स्मॉल है। ये ऐसे फॉल कर रहा है, ये यहां से फॉल कर रहा है ऐसे, और ये हाइट कितना है r/8 h है, h हाइट से ये बॉल फॉल कर रहा है, इधर नहीं बना के इधर बना। ठीक है, सिमेट्री ऑन अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r फुल स्टॉप, assuming the impact of the ball against the surface are perfectly elastic। यहां पे इंपैक्ट क्या हुआ, परफेक्टली इलास्टिक हो गया। अब यहां पे दो बात होता है, अगर इंपैक्ट परफेक्टली इलास्टिक हो तो जितने वेलोसिटी से टकराया, कितने वेलोसिटी से टकराया होगा, अंडर रूट 2gh। इस वेलोसिटी से टकराया होगा, इसी वेलोसिटी से रिबाउंस होगा, रिबाउंसेस विथ सेम वेलोसिटी। और क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है इसलिए ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी ओबे करेगा, क्योंकि ये कैसा है, स्मूथ है, इसलिए ये क्या करेगा, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ओबेड। ये हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल में डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शन रहता है तो नहीं ओबे करता है, फिर हम लोग इंपल्स इक्वेशन लिखते हैं, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ओबेड। मैं एक क्लास में वो भी करवाऊंगा पूरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अच्छे क्वेश्चंस। तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करें ये सेंटर, इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसा होगा, से पास करेगा, ये सेंटर से पास करेगा। ठीक है,
और इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब ये जो लाइन है आप इसको मिरर समझिए, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास करता है? फोकस। याद आ रहा है आप सबको? अच्छा, फोकस कहां होता है? r/2 डिस्टेंस पे। ये इसको अगर मैं O कहूं, नहीं इसको P कहूं, पोल, तो यहां कहीं होता है F। r/2 डिस्टेंस, मतलब ये कितना होता है? r/2। तो ये यहां से पास करेगा इस तरह से। ये ऑप्टिक्स नहीं है। आपको ऑप्टिक्स का फीलिंग आ रहा है क्या? फीलिंग आ रहा है, फीलिंग आया दीजिए। ये v वेलोसिटी से जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये एंगल भी थीटा होगा, ये ऐसे गिरेगा। और प्रूफ करना है कि ये गिर के यहां से पास करेगा प्रोजेक्टाइल पाथ में। ठीक है, ये हम लोग का टारगेट है इस क्वेश्चन में। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो क्या मैं ये एंगल थीटा लिखूं तो दिक्कत किसी को? पक्का? ये रेडियस है, दोनों सामने वाले एंगल्स बराबर होता है। अगर मैं पूछूं कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप ये कहेंगे इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अच्छा, आपको एक मैं इंटरेस्टिंग सा बात बताऊं, बता रहा हूं, देखो क्या बता रहा हूं। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा कि प्रूव कीजिए कि प्रूव दैट इट विल पास थ्रू P। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट इट विल पास थ्रू P। आपने ये इक्वेशन पढ़ा है, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और आपको पता है ये वेक्टर इक्वेशन है। पक्का? इस इक्वेशन को जरा और अच्छे से पढ़ना चाहेंगे आप? अच्छा, इसको ये जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, इसको किसने दिया था? गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो। पता था आपको? सो गैलीलियो के तीन इक्वेशन कहते हैं। मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं। क्या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए ये ut एक वेक्टर है, ut पूरा एक वेक्टर होगा, प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए हेड टू टेल एक मैंने प्लस हाफ at स्क्वायर बना दिया। तो इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला वेक्टर रिजल्टेंट होगा, वो s होगा। समझ पा रहे हैं आप चीजों को? गैलीलियो ने इसको ऐसे कहा था कि आप ना पहले हाफ at स्क्वायर को भूल जाओ, हाफ at स्क्वायर को भूल जाओ, आप मोशन को सिर्फ वेलोसिटी से एनालाइज करो, उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो u इंटू टी, फिर ut को भूल जाओ, ut को भूल जाओ, इमेजिन करो कि हाफ at मतलब सिर्फ एक्सेलेरेशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ut 0, सिर्फ एक्सेलेरेशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? हाफ at स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, चीजों को समझिए। क्या मैं समझ सकता हूं कि इस पार्टिकल का जब रिबाउंस होकर वेलोसिटी v ऐसे था, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता, अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस होता, तो ये कहां जाता? यहां तक। बोलो, अब भूल जाओ कि ये vt से, मान लो ये vt चल गया, यहां तक पहुंच गया, अब हाफ at स्क्वायर की वजह से वो नीचे गिरता, ऐसे यहां पहुंचता। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है ना, वो ये हाफ at स्क्वायर, यही वो r/2 है। हाफ at स्क्वायर वही वो r/2 है। ut प्लस हाफ at स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, मतलब t का वैल्यू, ये 2 कट गया, अंडर रूट r बाय, और ये एक जगह g होगा, r/g होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है, क्योंकि हम लोग ये मान के चले हैं, हम लोग ये मान के चले हैं कि वो यहां से पास कर रहा है, तभी तो ये होगा ना। तो हम लोग को प्रूफ बेसिकली ये करना है कि टाइम कितना होता है, अंडर रूट r/g। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था कि बताइए यहां से जब यहां पास करेगा तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, अंडर रूट r/g। आप ये प्रूफ करने दे सकते हैं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट r/g होगा।
ठीक है, तो प्रूफ कर देता तो ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोग को ये ही प्रूफ करना है कि यहाँ से पास करेगा। तो पहले हमने माना कि यहाँ से पास करेगा, तो उसके लिए हमने ये इक्वेशन लिख के एक टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दिया √r/g, ये मानते हुए कि यहाँ पास से करेगा। एक बार और दूसरे तरीके से अगर टाइम यही आ गया, इसका मतलब हम लोग का मानना बिल्कुल सही है, ये सत्यापित हो जाएगा। समझ पा रहे आप चीजों को? क्या इस बात को समझ पाए आप अच्छे से? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पार्टिकल ऐसे करके पहले यहां गया होगा फिर ऐसे आया होगा। पार्टिकल का मोशन ऐसे ही हुआ होगा। ये वाला जो रेड वाला दिख रहा है, पार्टिकल का मोशन यही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। वो मैंने कहा समझने का एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब एक बार और समझिए जरा ध्यान से। इसका ये वेलोसिटी v होगा, ये तो लिखा हुआ v। इस v के दो कंपोनेंट होंगे, इस v का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? v cos 2 थीटा। इस v का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? v sin 2 थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? v sin 2 थीटा। अच्छा, ये लेंथ पूरा पूरा रेडियस है क्या? बोलो, ये लेंथ यहां से यहां तक का मतलब ये वाला लेंथ कितना होगा? r cos थीटा। और ये वाला लेंथ कितना होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना? ये जो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितना है? r sin थीटा। तो हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं s = ut इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सलेशन नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब प्रोजेक्टाइल मोशन लिखते हैं यही इक्वेशन होता है ना जी। तो s कितना है बताओ? इधर की तरफ कितना है? r sin थीटा। और ये थीटा बहुत स्मॉल है क्योंकि इसको पास से दिया है। देखिए थीटा बहुत स्मॉल है, इसलिए तभी ये क्वेश्चन वैलिड होगा। क्योंकि हम लोग जो कहते हैं फोकल लेंथ जो होता है वो r/2 होता है, ये सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ही होता है। थीटा अगर कम होगा, नजदीक के रेज इंसिडेंट होंगे, तभी फोकल लेंथ r/2 होता है। तो इन सारे बातों में ये ज्यूम्ड है कि थीटा क्या है? भाई ये पार्टिकल यहां गिरता तो ये एंगल बहुत छोटा होता ना। थीटा क्या है? वेरी स्मॉल है। ये अंडरस्टूड सी बात है। तो जितने भी वो अप्रोक्सीमेशन होंगे वो हम लोग करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? r sin थीटा। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना हो जाएगा? v का इधर की तरफ v cos 2 थीटा, इधर की तरफ v sin 2 थीटा ना, इनटू t। t की वैल्यू रख दीजिए, यहां से सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, बस प्रूफ हो जाएगा। r sin थीटा बाय v sin 2 थीटा को क्या लिखेंगे? 2 sin थीटा इनटू sin था घटा, और थीटा जब छोटा होता है तो cos थीटा 1 होता है। थीटा अगर टेंडिंग टू 0 होता है तो cos थीटा 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? r/2v। और v कितना होगा? √2gh। और h कितना होगा? r/8। बोलो, तो ये 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 4 का √2 बाहर आएगा, 2 कट जाएगा, √r से ये r कट जाएगा √r बार में। Therefore t कितना हो गया? प्रूफ। इजी पीजी ज़ेप्टन इजी। समझ गए क्या? पक्का? तो इस क्वेश्चन से 2-3 बातें सीखने को मिली। पहला बात कि कोलिजन में कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल होता है। दूसरा, आज तक इतना काइनेमेटिक्स पढ़े, इस इक्वेशन को ऐसे भी सोचा जा सकता था, कभी जानते ही नहीं थे। और ये भी नहीं जानते थे कि इसको गैलीलियोस इक्वेशन कहते हैं। वो तो हिस्टोरिकल बात होगी, लेकिन इसको ऐसा सोचा जा सकता है, ये पहली बार सोचे आप। और ये सिखाना मेरा काम है, ये सीख गया। बाकी ये टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हो सके तो ध्यान में रखना है कि ऐसा होता है। खुदा न खास्ते डायरेक्ट मिल गया, निकाल लेंगे, ठीक है। इसको लिखिए, फिर एक सवाल हम लोग जे एडवांस 2020 का करेंगे। लेकिन समय समाप्त की तरफ बढ़ रहा है क्या? तो मैं सवाल लिखवा के छोड़ दूं या बोल के छोड़ दूं? आप लोग करके आएंगे वो सवाल, ट्राई करके आएंगे। सवाल में है इसी बार जे एडवांस 2020 का वो सवाल है। चलिए ये होमवर्क में लिखते हैं ताकि अगले क्लास में उसको हम लोग कर सके। जे एडवांस 2020 में वो सवाल था, मतलब कल की क्लास में मैं कराऊंगा ये सवाल। और फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला L10 में हम लोग ये सवाल करेंगे और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करेंगे।
मैं सवाल लिख नहीं रहा हूँ, मेरे पास बुक है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, या बोल दो सवाल लिखिएगा। अच्छा लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए। नहीं लिख लीजिए, क्योंकि लिखना जरूरी है सवाल को, क्योंकि इतना लंबा सवाल फिर आप ढूंढेंगे नहीं, फिर बोलेंगे सर हमको मिला ही नहीं ना, बच्चे नालायक होते हैं ना। लिखिए सवाल लिखिए, इसके लिए जगह छोड़ दीजिए, उसके नीचे लिख लीजिए आप पुट अ यूनिफ। अच्छा ये इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में आया, इंटीजर टाइप नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में आया था, 4 मार्क्स का सवाल था, 0 मार्क्स था फॉर ऑल अदर केसेस, मतलब इसमें अगर गलत भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली, पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली on your extended index fingers, on your extended index fingers with the left one at 0.00 centimeter, with the left one at 0.00 centimeter, 0.00 सेंटीमीटर मतलब 0 पर, and the right one at 90.00 centimeter, at 90.00 centimeter, full stop. When you attempt to move the fingers, when you attempt to move the fingers, slowly towards the center, comma, initially only the left finger, initially, comma के बाद initially only the left finger slips with respect to the scale, and the right finger does not, full stop. After some distance, comma, the left finger stops, and the right one starts slipping, full stop. Then the right finger stops, at a distance x suffix में कैपिटल R, मतलब x नीचे कैपिटल R, at a distance xr from the center ब्रैकेट में 50.00 सेंटीमीटर। अच्छा ये बार बार 0.00 लिख के आपको ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि आप जो फाइनल आंसर लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है ना, तो फाइनल आंसर जो लिखेंगे उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट एक्यूरेटली आप उसको चाहिए। ऑफ द स्केल ब्रैकेट में लिखना था, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ द स्केल एंड द लेफ्ट वन स्टार्ट स्लिपिंग अगेन, full stop. This happens, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि फ्रिक्शन पे आईटीआई सवाल बता देगा। This happens because of difference in frictional forces. This happens because of difference in the frictional forces. Because of difference in the frictional forces on the two fingers. On the two fingers. On the two fingers. Full stop. If the coefficient of static and dynamic friction, if the coefficient of static and dynamic friction
if the coefficient of static and dynamic friction between the finger and the scale are 0.4 and 0.32 respectively, then find the value of xr in centimeter. x सफिक्स में आप जो ऊपर लिखे थे ना वही वाला xr in centimeter. मैं क्वेश्चन समझा दूं या फिर आप खुद से पढ़ के करेंगे? अगली क्लास में समझाएंगे. ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए खुद से. और आज के लेक्चर को हम लोग यही समाप्त करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. हैव अ ग्रेट डे.